हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। कोई भी बांध जब बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य जैसे कि उसमें पानी का संचय किया जा सकता है, उससे जो भी सिंचित करने के लिए कुछ एरियाज बाकी होते हैं राज्य के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत, उनमें सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा उससे पनबिजली परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं। तो एक बांध के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम इस टॉपिक में एक ऐसे ही बांध की चर्चा करने जा रहे हैं। वह है फिर से उभरा मुल्ला पेरियार बांध का विवाद। तो एक बांध है मुल्ला पेरियार नाम से, किन राज्यों में है अभी हम जानेंगे। तो इस बांध को लेकर के एक तरह से विवाद का मुद्दा फिर से कुछ राज्यों के बीच में बन रहा है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पूरी बात को समझेंगे। जो हमारे सब टॉपिक्स रहने वाले हैं उसमें न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के बारे में भी हम और बात करेंगे। जो विवाद है इस बांध को लेकर के, वह विवाद क्या है उसको समझेंगे। बांध की मौजूदा स्थिति कहाँ पर है, यह बांध है किस क्षेत्र में, किन राज्यों को जोड़ता है या किन राज्यों के बीच से जुड़ाव है इसका, किन राज्यों से संबंधित है। इसके अलावा बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या इतिहास है, क्यों आज ऐसी स्थिति बनी कि जब इस पर फिर से विवाद शुरू हुआ, क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के लेवल पर डील करेंगे। तो चूंकि यह विषय संवैधानिक मुद्दों को भी लेकर चलता है, इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसमें कुछ नदियों का भी जिक्र होगा जिससे प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर पर भी बन सकता है, इसलिए उस बात को भी आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए न्यूज़ देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। न्यूज़ है मुल्ला पेरियार डैम, ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला रिवाइव्ड आफ्टर रिसेंट रेन्स। तो पिछले कुछ समय में वहाँ पर केरल और तमिलनाडु के एरियाज में बारिश हुई है। बारिश के चलते जो बांध खासकर केरल में बना हुआ है उसमें मौजूद जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हुई है। तो केरल की इसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं। तमिलनाडु का यहाँ पर क्या रोल है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। हालांकि लेकिन जो न्यूज़ है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर तक जो मुल्ला पेरियार बांध है उसमें अधिकतम जो वाटर लेवल है, जल स्तर है, उसको 139.50 फीट तक होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसके लिए कोर्ट ने ही कुछ समय पहले एक कमेटी का गठन किया था जिसे पर्यवेक्षी समिति या फिर सुपरवाइजरी कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने ही इस पूरे मामले को ऑब्जर्व किया और अपने कुछ रिकमेंडेशंस, सुझाव दिए, और उसके आधार पर ही इसको इस स्तर तक तय किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को एक समिति का गठन करना पड़ा और एक निर्धारण करना पड़ा जल स्तर के स्थिति का कि कितना होना चाहिए। तो इसमें जो दो राज्यों के बीच में विवाद था वह दरअसल केरल और तमिलनाडु। प्रमुख रूप से तो केरल और तमिलनाडु के बीच बांध की जो सुरक्षा है, सुरक्षा स्थितियां, उसको लेकर के विवाद था। देखिए, जो बांध है ये बहुत पुराना है, बहुत समय पहले बनाया गया था। आज से लगभग अगर हम जोड़ें तो 125-126 साल होने जा रहे हैं इसको, और अंग्रेजों के समय में इसका निर्माण किया गया था। तो केरल की चिंता ये है इस समय कि ये बांध इतना पुराना है, इसमें जो पानी हम संचित कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके कि ज़्यादा पानी स्टोरेज के चक्कर में बांध अपनी ही स्थिति से ध्वस्त हो जाए। वहीं तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु को इस बांध से मिलने वाला पानी तमिलनाडु अपनी कृषि सिंचाई के कुछ क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल करता है। तो पिछले कुछ हफ्तों में जब असामान्य बारिश हुई तो केरल को ये जो चिंताएं हैं ये फिर से सताने लगीं और केरल ने फिर से इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कहा। तमिलनाडु ने, जो तमिलनाडु की इच्छा थी, तमिलनाडु चाहता था कि कोर्ट 2014 में दिए उसके एक निर्णय के आधार पर जो वाटर लेवल है उसको 142 फीट तक रखने की अनुमति दे। लेकिन केरल की जो इच्छा है, केरल चाहता है कि इसको 139 फीट के अंदर ही रखा जाए, यानी जो वाटर लेवल रहे 139 फीट से ऊपर ना जाए, 139 फीट के अंदर रहे, लगभग 136 फीट इन्होंने कहा है। ठीक है, अभी हम जानेंगे उसको ऐसा क्यों कहा था, कब कहा था। तो केरल की जो यहाँ पर बेसिक चिंताएं हैं, केरल का कहना है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है वह दरअसल अंग्रेजों के ज़माने में चूने सुर्खी जैसे जो कंक्रीट का निर्माण किया गया था उससे बनाया था, और लगभग इसको 126 साल होने जा रहे हैं, बहुत पुराना है। तो अगर टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी।
जो भी डाउनस्ट्रीम यानी निचले इलाके हैं उस तक जब यह बांध का पानी पहुंचेगा तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो ये विवाद जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद से ही लगातार चल रहा है, तो केरल की चिंताएं 1960 के बाद से लगातार बढ़ती रहीं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई सारे सर्वे भी कराए गए। आईआईटी दिल्ली ने वहां जाकर सर्वे किया, आईआईटी रुड़की ने सर्वे किया। आईआईटी दिल्ली ने हालांकि इस बात को कहा था कि ये जो बांध का स्ट्रक्चर है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है इस समय, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और आईआईटी रुड़की ने इस पूरे एरिया को जब सर्वे किया एरिया का, तो उन्होंने पाया कि यह क्षेत्र भूकंप से प्रभावित भी हो सकता है। ऐसे में भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में यह बांध मौजूद है, तो अगर कल को कोई हल्का सा भी झटका आता है, दीवारें ढह जाएंगी और पानी बाहर की ओर निकल जाएगा। तो असुरक्षित होने के चलते लाखों लोगों के जीवन और संपत्ति जो वहाँ पर मौजूद है, जीव जंतु मौजूद है, उसके लिए विनाशकारी साबित होगा केरल की ये चिंताएं। इसके अलावा भारी बारिश की स्थिति में बांध के जो आसपास के इलाके हैं उनमें बाढ़ भी आ जाएगी। केरल पहले भी ऐसी कई सारी बाढ़ों का सामना करता रहता है, तो केरल की चिंताएं लाजमी हैं। तमिलनाडु का कहना है यहाँ पर कि जो केरल है, केरल जानबूझ करके ऐसा कहता है। तमिलनाडु की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने ये दलीलें दी कि केरल शुरू से ही ये चाहता है कि बांध में ज़्यादा पानी संचित ना किया जाए। तो हालांकि ठीक है, राज्यों के बीच के विवाद है, हमें उसमें नहीं जाना है, हम कुछ लोकेशंस को समझ लेते हैं। तो इस पूरे मामले में जो बांध है, मुल्ला पेरियार बांध, वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो पेरियार नदी है जिसमें यह बांध मौजूद है, यह नदी तमिलनाडु और केरल की जो बीच की सीमा है लगभग वहाँ से निकलती है, और इसे अगर हम वैसे देखें तो ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा बनता है। तो यहाँ से निकलने के बाद लगभग यहाँ पर आप देखिए ये पेरियार झील का हिस्सा है, एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है ये। इस झील का निर्माण कुछ कारणों से किया गया था, अभी समझते हैं। तो ये नदी इससे जुड़ती हुई उत्तर की ओर बहती है और फिर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसी नदी में प्रमुख बांध है मुल्ला पेरियार बांध, दूसरा है इडुक्की बांध। ध्यान रखिएगा दोनों केरल में है। शुरुआत में एक संधि हुई थी 1886 के आसपास केरल के महाराजा के साथ अंग्रेजों की। उस समय ये जिक्र किया गया था कि ये जो नदी का पानी है ये केरल के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका उपयोग तमिलनाडु यानी मद्रास के क्षेत्रों में किया जाए। इसी के आधार पर, संधि के आधार पर इस पानी को यहाँ से जोड़ते हुए वैगई नदी तक जोड़ा गया है। कुछ कृत्रिम टनल बनाए गए हैं, टनल के जरिए। तो ये लाभ हो रहा है तमिलनाडु को। एक और बात जो समझने की है, संधि के तहत जो कुछ प्रावधान थे उसके तहत जो डैम है मुल्ला पेरियार डैम, उसके जो राइट्स हैं वे तमिलनाडु के पास हैं, उसके अधिकार के। इसी आधार पर वह यहाँ पर कितना पानी संचित होना चाहिए इसकी मांग रख लेता है, वरना जो बांध स्थित है वह तो केरल में स्थित है। तो केरल इसी आधार पर कुछ मुद्दों को लेकर के चिंतित रहता है कि यदि पानी बढ़ गया तो उससे जो नुकसान होगा वो केरल को होगा। ये स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। एक बड़े मैप में देखें तो ये बॉर्डर एरिया है और पश्चिमी घाट का ये वाला एरिया जहाँ से पेरियार नदी निकलती है। इसी आधार पर पेरियार बेसिन को देख लें तो ये वह क्षेत्र है जो बॉर्डर एरिया है, और ये पूरा पेरियार नदी का बेसिन है। यहाँ पर अरब सागर में जाकर ये नदी गिरती है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी नदी है वैगई नदी, वह तमिलनाडु से ही निकलती है और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी के नज़दीक, बंगाल की खाड़ी में नहीं, यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, जहाँ पर ये नदी जाकर के गिर जाती है। तो वैगई नदी का ये बेसिन पूरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। सवाल एक ये भी बन सकता है कि वैगई नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिरुलियार, थेनियार, वराहा नदी और मंगलार, ये 4 नदियाँ वैगई नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कभी मिलाने के लिए आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसको मिला लीजिएगा और सवाल बन जाएगा आपका प्रीलिम्स का। ठीक है। अब जो इसका इतिहास है, इतिहास को एक बार समझ लें कि ताकि ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा। हालांकि हिंट मैंने शुरू में किया ही है। 1886 में त्रावणकोर के जो महाराज थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ एक डीड साइन की थी। डीड थी पेरियार लीज डीड। ठीक है। और ये जो दरअसल डीड थी इसमें ब्रिटिशर्स का एक हित छुपा हुआ था, खासतौर से मद्रास के एरिया को लेकर के। तो इसमें पेरियार नदी के पानी को त्रावणकोर के लिए कहा गया कि बेकार है, उनके लिए उसका कोई यूज नहीं है, कि ताकि जो तमिलनाडु के पास के क्षेत्र हैं, जो एरिया है, वहाँ पर कृषि के हिसाब से, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था वो कर सके।
पानी को तमिलनाडु के सूखे इलाकों में जोड़ा जा सके और टनल्स के जरिए यहाँ तक उसको मोड़ सकें। इसी के बाद 1895 में क्या होता है, एक बांध का निर्माण होता है जिसे मुल्ला पेरियार बांध के नाम से हम जान रहे हैं। तमिलनाडु ने क्या किया, आगे चलकर जब भारत आज़ाद हो गया 1959 में जल विद्युत उत्पादन यहाँ पर शुरू कर दिया। उसके बाद 1960 का दशक आता है जब कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बांध को असुरक्षित बताया जाने लगा। ऐसा कहा गया कि यह बांध अपने आप में सुरक्षा मानकों के हिसाब से नहीं बनाया गया और शुरुआत में इतना ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र के हिसाब से भी इसका आकलन नहीं किया गया था। 1961 के समय में केरल ने केंद्रीय जल आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया। उसके बाद 1964 तक आते आते पहली बार इस मामले में तमिलनाडु और केरल के बीच में जो पानी को संचित करने का मामला था उसमें कुछ गिरावट की गई, यानी 155 फीट से इसको 152 फीट पर लाया गया। ठीक है, इसके बाद आगे के कुछ अपडेट देखें तो 2006 में जाकर के केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया केरल की मंत्रिमंडल की तरफ से या केरल की विधानसभा में। उसके बाद जब ये संशोधन होता है तो मुल्ला पेरियार बांध को ये लोग रख देते हैं इंडेंजर्ड डैम की कैटेगरी में। जब इस बांध को इंडेंजर्ड कह दिया गया, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है और जो जल का भंडारण है वह 136 फीट तक सीमित करने की बात आ गई। शुरू में हमने देखा था कि केरल लगातार कह रहा था कि 139 फीट से नीचे रहना है, तो वो इसी के जरिए संशोधन के जरिए उन्होंने यह सुझाव दिया था और इसको इस तरीके से किया था। लेकिन 2007 में केरल की कैबिनेट ने एक नए बांध पर भी कार्य करने की अनुमति दे दी। इन सभी मामलों को देखते हुए तमिलनाडु कहाँ चुप बैठने वाला था। तमिलनाडु ने इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को देखता जा रहा है और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया और इस साल मतलब कि देखने के लिए कि इस वर्ष कितनी बारिश होगी, कितना उसका स्थिति रहनी चाहिए, उसके आधार पर समिति ने अभी जो रिकमेंडेशन दी है, शुरुआत में हमने उसको न्यूज़ में देखा, तो समिति अभी भी लगातार उस पर नज़र रखे हुए है और अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर में कितनी बारिश होगी, कितनी बारिश और हो सकती है, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। समिति अपने सुझाव बदल भी सकती है यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हुए हैं। अब इसमें समाधान क्या हो सकता है, इसको भी जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक उत्तर भी लिखना हो सकता है। तो दोनों राज्यों की चिंताएं जो हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि दोनों राज्यों के हित इस मामले से जुड़ते हैं। जैसे केरल को चिंता है कि अगर बांध टूट गया तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, डिजास्टर भी हो सकता है बहुत बड़ा। तमिलनाडु को चिंता है कि हमें जल की उपलब्धता हमारी बनी रहे, ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा आदेश ना आ जाए कि हमारे पास पानी की कमी हो जाए, पानी की किल्लत हो जाए। तो इसका एक सॉल्यूशंस कुछ दिए हैं विशेषज्ञों ने। जैसे पहला है कि नए जलाशय बनाकर जल का संरक्षण तमिलनाडु कर सकता है। कुछ खास एरियाज को चिन्हित किया जाए जहां पर इस तरह से नए जलाशय बना लिए जाए और जो पानी है उसको संचित कर लिया जाए। अगर डैम में मौजूद पानी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक, डैम में ही क्यों सुरक्षित किया जाए। दूसरा, जो वैगई बांध है उसकी क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। वैगई नदी में मौजूद जो बांध बनाया गया है, जब पानी को वहां तक जोड़ रहे हैं तो उस बांध में संचित कर लें अगर यह बांध कमजोर है। अगला, अतिरिक्त टनल का भी निर्माण कर सकते हैं जिससे पानी को अभी जितना पानी लेकर के जा रहे हैं उसको भी ले जाएं। चिंता तो यही है ना कि देखिए, जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो केरल की चिंता ये है कि अतिरिक्त दबाव से संभावना हो सकती है कि जो बांध है वह टूट जाए, और अगर बांध टूट जाएगा तो भी दिक्कत होगी। तमिलनाडु पानी इसलिए बढ़ा करके रखना चाहता है कि ताकि ज़्यादा पानी की उपलब्धता हो सकती है उसके पास। तो दोनों की जो भी चिंताएं हैं उसका समाधान निकाला जा सकता है बैठ करके बातचीत के जरिए। चलिए, जो सवाल बन सकता है उसको देख लेते हैं। सवाल है, बांधों को लेकर सुरक्षा का मुद्दा अक्सर विवादों में बना रहता है। मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में केरल और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद पर चर्चा कीजिए। तो चर्चा करनी है आपको, चर्चा करते हुए बताइए कि मुद्दा कब से कहां से आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, अभी किस तरह से उसमें अपडेट आ रहे हैं, बारिश के पानी को लेकर के किस तरह से चिंताएं बन रही हैं, और कुछ सुझाव के साथ ही उत्तर को समाप्त कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।